यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार कामयाब होंगे, आपका सहयोग रहा तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, सहयोग बनाए रखिए। आज का जो वीडियो है ये आधारित है अलजेब्रा वीडियो सीरीज़ पर। 8 लेसन हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, व्यंजक, द्विघात समीकरण, एकघात, रेखिक वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा। आज का लेसन है 9 द्विघात समीकरण को हल करना, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से हल करते हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। कितनी उसकी विधियां हैं, कैसे विधियां होती हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का और आप सभी के समझ में आएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, द्विघात समीकरण, तो कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के जो रूप होता है उसके बारे में देखा था। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण होती है। यहाँ पे देखिए x² के साथ में जो a है वो इसका गुणांक कहलाता है, x के साथ में तो जो b है वो x का गुणांक कहलाता है, और ये एक अचर पद है, यानी यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यहाँ पे x की घात 2 है इसलिए इसे द्विघात बोलते हैं। x की घात 2, x की घात 1 और बिना x की घात यानी कि अचर पद, और बराबर का निशान है इसलिए इसको समीकरण बोलते हैं, और इक्वल में 0। ये हमारे पास एक मानक रूप है किसी भी द्विघात समीकरण का। कि हमारे पास क्या है, एक मानक रूप है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर हम द्विघात समीकरण को दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस तरह की मानक समीकरण होती है। ठीक है, अब असली समीकरण दिखने में कैसी होगी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये किस प्रकार की होती है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया 2x² + 9x + 3 = 0। ये मैंने एक क्या लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, x² है, इसमें भी x² है। यहाँ पर x² के साथ में a है तो यहाँ पर गुणांक है 2, यानी कि x² का गुणांक अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक जो है वो वहाँ पर a था और यहाँ पर उसका मान कितना हो गया, 2। इसी प्रकार से अगर मैं x का गुणांक देखूँ तो x का गुणांक वहाँ पर था b, और यहाँ पर b का मान कितना हो गया, 9। ये देखिए यहाँ पर 9 है। और इसी तरह से c का मान देखूँ, अगर मैं अचर पद देखूँ, c की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सीधे अचर पद, यानी अगर मैं अचर पद देखूँ, कांस्टेंट वैल्यू देखूँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर मैं देखूँ तो c उसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है ये इसके रूप का है। तो इस प्रकार की एक द्विघात समीकरण होती है। अब ये जो द्विघात समीकरण मैंने ली है ये एक रैंडमली ली है, बिना सोचे समझे लिखी है। तो ये जो है ये इसका हल निकले या नहीं निकले, इसका हल तो निकलेगा, लेकिन वो पूरा निकलेगा या पॉइंट ऑफ निकलेगा वो एक अलग मैटर है। तो इसका हल हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ इसका हल कैसा निकलेगा ये हमें पता नहीं है, तो हम इसका हल नहीं निकालेंगे क्योंकि ये काल्पनिक निकलेगा या अलग निकलेगा। एक विधि से मैं इसका हल निकाल के भी बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा सेट नहीं बैठेगा क्योंकि ये मैंने मन से लिखी है, ये कोई वास्तव में संख्याएं ऐसी नहीं है कि इसका कोई हल निकल सके। अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार, इसकी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों की। द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे, चाहे हम कुछ भी काम हो, जब हम इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के, इसके सॉल्यूशन करने के हमारे पास कितने मेथड हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो तो है गुणनखंड द्वारा। किसके द्वारा, गुणनखंड द्वारा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन, यानी आपको इसका फैक्टर करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में श्रीधर आचार्य को SDA लिख लिया, हिंदी में इसे बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये श्रीधर आचार्य नाम के एक गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, उन्होंने इसको खोजा था।
और उन्हीं के आधार पर इसका जो सूत्र है, इसका नाम क्या पड़ा, श्रीधराचार्य सूत्र पड़ा। आप इसको श्रीधराचार्य नाम से भी याद रख सकते हो, या आप इसको सीधे सूत्र भी अगर लिख करके इससे काम करोगे तो वो भी एक ही बात होगी। तो ये दो मेथड हैं। दोनों मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें तो एक फिक्स सूत्र है, जिस सूत्र की सहायता से हम बिल्कुल आराम से उसका मान निकाल सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके फिर हम कॉमन लेके और उसकी वैल्यू का मान निकालेंगे, जैसा मैंने आपको याद हो तो एक पिछले तरीके में करके बताया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरीकों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। जो देखो ये जो एग्जांपल है ये सोल्व होने लायक नहीं है, इसके जो आंसर आएंगे वो थोड़े अलग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने लिया x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको मैं गुणनखंड विधि से हल करूँगा। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आप ये बीच वाली संख्या देखो, क्या देखो, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या के आगे क्या है, प्लस। इस प्लस का मतलब है जोड़ने पर, सॉरी इस प्लस का नहीं, आपको ये देखना है। तीसरी संख्या से पहले निशान प्लस है, प्लस का मतलब है जोड़ने पर। कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या के बराबर, यानी कि 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या के बराबर यानी कि 6 आना चाहिए। और लास्ट संख्या कितनी है, 8। और यहाँ पर शुरू की संख्या कितनी है, 1। कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस 1 और इस 8 का गुणा आप करो तो 8 एकम 8। तो गुणा करने पर आपके पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़ने पर, अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता तो घटाने पर, यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ने पर। ऐसी दो संख्याएं आप सोचो जिनको जोड़ने पर तो आए 6 और गुणा करने पर आए 8। तो इसका एक सीधा सा तरीका है, ये जो गुणा करने पर आना चाहिए 8, आप इसके गुणनखंड निकाल लो। संभावित क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 2 में। तो 8 × 1 हो सकता है, 4 × 2 हो सकता है, बस यही हो सकता है। 2 × 4 तो वापस यही हो गया, 1 × 8 वापस यही हो गया। तो यहाँ पे 8 और 1 को जोड़ोगे तो 6 नहीं आएगा, लेकिन 4 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे टुकड़े हो गए 4 और 2। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, x² प्लस 6 को मैं लिखूंगा 4 + 2, पीछे मैं लिखूंगा x, और प्लस में मैं लिखूंगा 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये 4 और 2 हो गया, ये पीछे x है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दो। आगे प्लस है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x प्लस 2x और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। यानी जो बीच वाली संख्या थी 6x, आपने उसको 2 टुकड़ों में कर दिया, 4x प्लस 2x। 4x प्लस 2x वापस देखो तो 6x ही होता है। यानी इस समीकरण को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, गुणनखंड कर दिया। अब हम इसके क्या करेंगे, वापस गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पूरे के अंदर और इस पूरे के अंदर हमने 2 के जोड़े बना दिए। इस पूरे में एक संख्या कॉमन आ रही है, वो संख्या कॉमन लो। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 इधर इधर तो नहीं है, लेकिन x इधर भी है और इधर भी है। यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो हम 1 बार कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में हमने x कॉमन लिया। यहाँ पे x² था, मतलब मल्टीप्लाई में 2 बार, 1 बार हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 बार। प्लस का प्लस x, यहाँ पे 1 बार कॉमन आ गया, पीछे बच गया 4, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखो x इसमें है नहीं, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर जो 8 है, इस 8 को ध्यान से आप देखो, इस 8 को आप यूँ देख सकते हो 2 × 4। यानी ये जो 8 है ये 2 × 4 है। जो जोड़े आपने लिए थे ना वो लिखना नहीं है, बस आपको इसको 2 × 4 के रूप में देखना है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पे बच गया x, प्लस का प्लस 8 में से मल्टीप्लाई में 2 निकल गया, तो पीछे कितना बचा, 4। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, यूँ मत करना कि 8 में से 2 निकल गया तो 6 बचा। ये 6 नहीं बचेगा, ये गुणनखंड के रूप में निकालना है। 8 में 2 और 4 दोनों था मल्टीप्लाई में, जब 2 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, 4। और इज इक्वल टू में पड़ा है आपके पास 0, यानी आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब एक पद हो गया ये पूरा और एक पद हो गया ये पूरा। अब आगे आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में ध्यान से आप देखो, x + 4, इन दोनों में आप ध्यान से देखो, x + 4 है, तो x + 4 और x + 4 दोनों में आ रहा है, तो x + 4 कॉमन आ जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ अगले पेज पर, यहाँ पर दोनों में x + 4 कॉमन आ गया। ठीक है, x + 4 कॉमन निकालने के बाद पीछे क्या बचा, यहाँ पर x + 4 आपने निकाल लिया, यहाँ पर पीछे बचा x और यहाँ पर पीछे बचा +2, तो x + 2 पीछे बच गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x + 2 ये पीछे बच गया, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर ये दोनों गुणनखंड आपने कर दिए, यही होता है गुणनखंड मेथड। अब दोनों वैल्यू गुणा में 0 हैं, तो जब भी कोई दो संख्याएं गुणा में 0 हो तो इसका मतलब है या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x + 4 = 0,
या x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से किसी ना किसी का मान तो 0 था, तभी तो ये 0 हुआ। अब आप इसको हल करो तो जब यहाँ पर सिंपल सरल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0, 4 को उधर भेजो -4, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ +2 है, इसको +2 को उधर भेजो, ये हो जाएगा -2, यानी ये आ गई। अब ध्यान रखना, द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण होती है उसमें x के हमेशा 2 मान निकलते हैं। यहाँ पर 2 मान है -4 और -2, क्योंकि x की घात 2 है तो x के हमेशा 2 मान निकलेंगे, दोनों ही मान आपको ज्ञात करने हैं। तो ये हुआ गुणनखंड तरीके से हमारे पास दोनों मान। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, SDA फॉर्मूला यानी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य सूत्र। अब ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कठिन है, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है सूत्र, x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस b² - 4ac बट्टे में 2a। ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दोनों निशान मैंने एक साथ यूज़ किए हैं, एक साथ में लिखे हैं। इसका मतलब है कि इसके जो 2 मान आएंगे वो एक बार आपको प्लस लेने पर आएंगे और एक बार माइनस लेने पर आएंगे। दोनों मान होंगे, एक बार प्लस लोगे तो एक मान निकल जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो दूसरा मान निकल जाएगा। सूत्र में दर्शाने के लिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, प्लस माइनस दोनों लगा दिया। अंदर है b² माइनस में 4ac बट्टे 2a। अब यहाँ पर देखो a b और c, ये जो ABC आ रही है, ये ABC क्या है, ये ABC हैं। चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में ABC क्या थे, ABC है इनके गुणांक, x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और जो अचर पद है वो c है। तो यहाँ पर हम एक बार क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो समीकरण हमने सॉल्व की थी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण मैंने वापस लिखी, x² + 6x + 8 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखो इस समीकरण के लिए ABC के मान क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे को क्या होंगे, सोचो थोड़ा सा। देखो a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ गुणांक में हमेशा 1 होता है। तो a का मान हो गया 1। आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, जिसका आगे कुछ नहीं है वह गुणा में, वहाँ पे हमेशा गुणा में क्या होता है 1। b की बात करें तो b होता है x के आगे क्या है, यहाँ पे b का मान 6, तो b आ गया 6। और इसी तरह से c होता है अचर पद, वो यहाँ पे कितना है 8। तो ये आगे ABC के मान, ये ABC के मान इसमें रख दो, हल कर दो तो आपके सामने जो मान है वो आ जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से आएंगे। तो मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ उसको, x बराबर -b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है 6। ठीक है, प्लस माइनस ब्रेक, ये जो निशान है ये अंडर रूट का निशान है, वर्गमूल का निशान है। तो रूट में क्या आएगा, b², तो b का मान है 6 का स्क्वायर -4ac यानी 4 × a × c और बट्टे में 2a यानी 2 × a। ये देखो इस सूत्र को ध्यान से देखो, -b की जगह मैंने क्या रख दिया, b की जगह मैंने रख दिया 6, फिर b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 × a × c यानी 4 × 1 × 8 बट्टे में 2a यानी a का मान 1। a का मान 1 है, b का मान 6 है, c का मान 8 है, b का मान 6 है, जो भी मान है मैंने सारे इस सूत्र में रख दिए। ये काम थोड़ा ध्यान से करना, कहीं गलती ना हो जाए। 1-2 बार आप ध्यान से कर लोगे तो उसके बाद आप इजीली कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब इसको हल कर लो बिल्कुल आराम से। x बराबर देखो माइनस का 6 है, -6 तो -6 रहेगा। इस प्लस माइनस को एक बार पढ़ रहने दो, प्लस माइनस दोनों ही। पहले इसको हल करो, तो जब आप इसको हल करोगे तो ध्यान से देखो, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 × 1 × 8, तो 4 एकम 4 और × 8 4 8 32, ये आ गया 32 बट्टे में 2 × 1 2। देखिए यहाँ तक आपने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद जो हल करने का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि गलती यही होती है। जितना आप हल करोगे उसमें आपकी गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से हल करना, गलती नहीं करना। अब उसके बाद देखते हैं आगे x माइनस, ये -6 है पढ़ा रहने दो, प्लस माइनस है पढ़ा रहने दो। 36 - 32, 36 में से 32 गए, सबको पता है कितने बचेंगे, इसको हल करेंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 के ऊपर ये रूट का निशान है, तो 4 का रूट करो, 4 का वर्गमूल करो, 4 का वर्गमूल होता है 2 और बट्टे में आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब ये एक ही मान है, लेकिन यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो इसके 2 मान कब निकलेंगे, जब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार हम प्लस लेने पर हल कर रहे हैं और एक बार माइनस लेने पर हल कर रहे हैं। प्लस लोगे तो क्या होगा, x बराबर, देखो यहाँ पर तो माइनस ही है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, वो नहीं करना आपको। यहाँ पर तो माइनस ही है, तो माइनस का 6, इस प्लस माइनस में से प्लस लेना है आपको, प्लस का 2 बट्टे में 2,
या फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 6, ये तो माइनस का 6 ही है। इस प्लस माइनस की जगह आपको यहाँ पर क्या लेना है -2/2। दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने प्लस लिया, यहाँ पर हमने माइनस लिया, बाकी मान सेम है। ये प्लस माइनस में दोनों को हमने क्या कर दिया अलग अलग ले लिया। इस तरह से इसके दो मान निकलेंगे। अब हल करो, -6 + 2, एक माइनस का एक प्लस का घटाव होगी। बड़ी में से हमेशा छोटी संख्या घटती है, 6 में से 2 गए 4, निशान आता है हमेशा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 6 है तो निशान आ गया माइनस का, बट्टे में है 2, ये आ गया x का मान। तो x का मान कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया -2, ये आ गया -2 x का मान। यहाँ पर देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों निशान एक जैसे हों तो हमेशा जोड़ होती है। दोनों निशान जब एक जैसे हों तो हमेशा जोड़ होती है। और 6 और 2 क्या होंगे जुड़ेंगे, तो 6 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, निशान आता है बड़ी संख्या का यानी माइनस, बट्टे में 2। इसको हल करो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी क्या हो गया माइनस का फार, सॉरी मैंने माइनस का फार बोल दिया, फार नहीं है, मैं 4 बोल रहा था और 4 बोल रहा था, तो 4 और 4 मिलके फार हो गया, सॉरी। ये हो गया x = -2, ये हो गया x = -4। तो इस प्रकार से ये दोनों मान बिल्कुल आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमने इस समीकरण को इस मेथड से हल किया था तब भी मान यही आए थे, और जब हम इस तरीके से हल करेंगे तब भी मान यही आएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से करो। आंसर सेम आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से करो। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हो। कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसी मेथड से करो या किससे करो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने जो ये एग्जाम्पल लिया था ना, ये एग्जाम्पल ये मैंने यूँ ही लिया था बिना किसी के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो काल्पनिक आंसर आएगा, उल्टा सीधा आंसर आएगा। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करके मैंने नहीं बताया। आप अगर कहते हो तो मैं इसको फटाफट से सॉल्व करके बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर ने ये कराया नहीं, सर को आता नहीं है। इसलिए मैं इसको भी फटाफट से आपको करके बता देता हूँ। 2x² + 9x + 3 = 0। ये देखो 2x² + 9x + 3 = 0। एक बार मैं ये विधि करा चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसको फास्ट करूँगा, थोड़ा सा जल्दी समझना। देखो a का मान यहाँ पे कितना है 2, b का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 3। सूत्र होता है x = -b ± b² - 4ac बट्टे में 2a। सॉल्व करो, माइनस b की वैल्यू कितनी है 9 प्लस माइनस b² यानी 9 का स्क्वायर 81 -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 अपॉन 2a यानी 2 × 2। ठीक है, सॉल्व करो तो देखो ये माइनस का 9 है, माइनस का 9 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 यानी कि 81 - 24 अपॉन 2 दूनी 4। अब 81 में से आप 24 घटाओ, तो 81 में से जब हम 24 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, इधर हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, आ गया 57। और 57 का जब आप रूट निकालोगे तो 57 का जो रूट होता है वो पॉइंटों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा पूरा पूरा नहीं आएगा, इसका आंसर हम यूँ ही छोड़ेंगे, -9 प्लस माइनस √57 अपॉन 4। बस ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्योंकि इसको पूरा पूरा करने के लिए हमें इसे पॉइंट ऑफ निकालना पड़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ जोड़ घटाव होगी, तो इसका आंसर हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आएगा ही नहीं जिसका उत्तर पूरा पूरा ना निकले। ये तो हमने मन से लिया था, कोई भी एग्जाम्पल बिना सोचे समझे, इसलिए इसका उत्तर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या 2 विधियाँ होती हैं। पहले हमने समझा कि क्या द्विघात समीकरण होती है, क्या उसका गुणांक वगैरह होते हैं, हल करने की विधियाँ 2 विधियाँ होती है, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। गुणनखंड विधि में गुणनखंड करते हैं, श्रीधराचार्य में सीधे एक सूत्र होता है और सूत्र को लगा के हमने इसका मान निकाल लिया। दोनों ही विधियों से मान सेम आएंगे, आप कोई भी लगाओ, तो कोई भी विधि लगाओ उससे कोई फर्क नहीं है। ये एग्जाम्पल हमने करके देखा, इसका उत्तर है इस तरह से आया, तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसका जो उत्तर है वो पूरा पूरा नहीं आएगा। उत्तर पॉइंटों में भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा साथ देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का प्यार भरा धन्यवाद।